भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे कम दिनों में 17 करोड़ कोविड-19 टीका लगाने का गौरव हासिल किया है। देश ने यह उपलब्धि अमेरिका, चीन को हराकर प्राप्त करी है, जो कि दूसरे तीसरे स्थान पर है। भारत ने 114 दिनों में लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि अमेरिका ने 115 दिनों में यह आंकड़ा छुआ था। चीन को यहां तक पहुंचने में 119 दिन लग गए थे। यूनिसेफ ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकेगा। यूनिसेफ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कोरोना वायरस का हाल भी लोगों को अपांग बनाने वाले पोलियो वायरस की तरह होगा। कोरोना वैक्सीन से इस संक्रमण पर नियंत्रण पा लेना संभव है। यूनिसेफ ने वीडियो के जरिए बताया कि इंसान विभिन्न जानलेवा बीमारियों के खिलाफ पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से वैक्सीन बनाता आ रहा है। पोलियो के लिए भी टीका वैसे ही बनाया गया। वीडियो में आगे बताया गया, पिछली शताब्दी तक पोलियो एक खतरनाक और पूरी दुनिया में फैलने वाली बीमारी थी, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। वैक्सीन आने के बाद पोलियो के मामले में भारी कमी आई है। लखनऊ में आज सूचना निदेशालय पर सूचना विभाग द्वारा आयोजित कैंप में कुल 100 पत्रकारों तथा उनके परिजनों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण का ये सिलसिला कल से बराबर जारी रहेगा। इस मौके पर यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल एवं निदेशक सूचना श्री शिशिर जी भी मौजूद रहेंगे। थाईलैंड की युवती की लखनऊ में मौत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि ये युवती पिछले साल भी 6 महीने के लिए लखनऊ आई थी। उसके बाद इस साल 31 मार्च को वो दिल्ली से लखनऊ पहुंची। यहां आने के बाद वो कुछ दिन होटल में रुकी। बाद में उसे लॉज में ठहराया गया। बाद में उसकी तबीयत बिगड़ी और 3 मई को उसकी मौत हो गई। कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झटका लगा है। इससे लाखों लोगों के रोजगार छिन गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने समस्याओं को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। इसका सबसे ज़्यादा असर निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ा है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले लोगों पर पड़े आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाता है तो सरकार को इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है। शहर में नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। आज शाम करीब 5 बजे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12,651 नए मामले आए हैं। इसके बाद संक्रमण दर घटकर 19.10% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना प्रबंधन के स्वतः संज्ञान के लिए गए मामले पर आज तकनीकी व्यवधानों की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह इस मामले पर 13 मई को सुनवाई करेगा और इससे न्यायाधीशों को सरकार द्वारा बीती देर रात दायर हलफनामे को पढ़ने का अतिरिक्त वक्त मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि 24 अप्रैल को राज्य में कोविड-19 के 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। उसके बाद से प्रदेश में नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। प्रवक्ता ने कहा कि 30 अप्रैल को प्रदेश में कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों की संख्या करीब 3,10,000 की थी, जो अब घटकर 2,33,000 की हो गई है। यानी पिछले 9 दिनों में इस संख्या में करीब 77,000 की कमी आई है। प्रदेश में नए संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या लगातार ज्यादा बनी हुई है। ओला की परोपकारी इकाई ओला फाउंडेशन ने कहा है कि उसे डोनेशन प्लेटफॉर्म गिव इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसके तहत उपभोक्ताओं को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आपूर्ति की जाएगी। ओला ऐप के जरिए ये सेवा एकदम मुफ्त में उपलब्ध होगी। इस हफ्ते से यह सेवा बेंगलुरु से शुरू होगी। शुरुआत में कंपनी ने 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इसके लिए जुटाए हैं। ओला और गिव इंडिया आने वाले हफ्तों में 10,000 कॉन्सेंट्रेटर के साथ इस सेवा का विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी करेगी। प्रसिद्ध पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। बीते दिनों दिल्ली में एक स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस लगातार तलाश और जांच कर रही है। 5 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 2 गुटों के बीच हुई थी, जिसमें गंभीर रूप से 5 पहलवान घायल हो गए थे और जिनमें से एक पहलवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जिनमें सुशील का नाम भी एक FIR में है।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को सीतापुर जेल से लखनऊ मेदांता अस्पताल भेजा गया है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला खान को भी लखनऊ मेदांता अस्पताल भेजा गया। दोनों कोरोना संक्रमित हैं। आजम खान को ऑक्सीजन पर रखा गया है। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया है कि सपा नेता आजम खान की देखरेख क्रिटिकल केयर टीम कर रही है। कोरोना संकट के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत देशवासियों का प्रबोधन करेंगे। इसी तरह उद्योगपति अजीम प्रेम जी, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव श्री श्री रविशंकर भी देशवासियों में आत्मविश्वास का संचार करने अवश्य जीतेंगे का भाव जगाने के साथ समाज को कोरोना की जंग के विरुद्ध एकजुट करने के लिए संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ देशवासियों को एकजुट करने तथा उपचार में हर संभव मदद के लिए देश के नामी आध्यात्मिक उद्यमी सामाजिक संगठनों ने मिलाया है हाथ। इसके लिए कोविड रिस्पांस टीम गठित की है। देश के प्रबुद्ध लोक का संबोधन इसी टीम के माध्यम से 11 से 15 मई के बीच आयोजित कराया जाएगा। दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक तरफ तो वो कोर्ट में ऑक्सीजन के लिए रोना रो रही है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के उन प्लांटों को जो खुद सरकार के अधिकारियों ने बंद करा दिए, उनको अब तक चालू करने की अनुमति नहीं दी जा रही और स्पष्ट कहा जा सकता है केजरीवाल सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ करके राजनीति कर रही है। हमें इस समय चक्रावती इंडस्ट्रियल एरिया नजफगढ़ में और ये ऑक्सीजन बनाने का प्लांट है। ये आप देख रहे हैं सब ऑक्सीजन बनाने के वो सिलेंडर्स हैं। ये सिलेंडर हालांकि इस समय काम में नहीं आ रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। और ये वो प्लांट है ऑक्सीजन बनाने का जिससे लगभग 500 सिलेंडर पर डे बन सकते हैं। और उसके लिए नोजल है सारी की सारी लगी हुई, जिसके अंदर नोजल से आप रोज हर आधे घंटे में 24 सिलेंडर को फिल कर सकते हैं। ये जो गोदाम है ऑक्सीजन बनाने का दिल्ली सरकार ने 20 अप्रैल को बंद कर दिया और उसके बाद जो यहाँ के मालिक हैं वो लगातार मांग रहे हैं दिल्ली सरकार से एक एनओसी कि हमें दे दे ताकि हम जो है रॉ मटेरियल लेकर के आ जाए। रॉ मटेरियल लाएंगे तो 500 सिलेंडर पर डे उन लोगों को जरूरत पड़ सकती है जो एक सिलेंडर कम से कम 2 या 3 दिन एक पेशेंट को काम में आ सकता है। धर्मेंद्र जी यहाँ के मालिक हैं इस गैस गोदाम के। धर्मेंद्र भाई आप ये बताइए कि आपको कब से रॉ मटेरियल नहीं बना और किसने इसको बंद कर दिया? सर 20 तारीख को20 तारीख के बाद मेरे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं आया। 20 अप्रैल से रॉ मटेरियल नहीं आया और इसको बंद किसने कर दिया? अंडरटेकिंग एसडीएम साहब ने लिया था। दिल्ली सरकार ने अंडरटेकिंग लेकर के बंद कर दिया। आपके सिलेंडर जो है वो सारे के सारे जो हमारे भरे सिलेंडर थे ऑक्सीजन के वो सारे सिलेंडर ले लिए हैं। सारे जो भरे हुए सिलेंडर थे वो ऑक्सीजन के वो दिल्ली सरकार के पास जमा हो गए। जी सर। और ये आज जो आप सिलेंडर यहाँ से लेकर के जा रहे हो, जी सर, ये सिलेंडर अप्रूवल लिए दिल्ली सरकार से? जी सर, ये भी उनके अंडर में थे तो उन्होंने रिलीजिंग गोदाम में जमा करने के लिए। जी सर, ये अदर गैसेज के सिलेंडर है जैसे नाइट्रोजन है, अगर आपको रॉ मटेरियल की अप्रूवल दे दें तो आप कितने सिलेंडर रोज बना सकते हो? सर हम 400-500 सिलेंडर 500 सिलेंडर के आसपास रोज दे सकते हो। कितना बड़ा ये लकुना और ये लापरवाही है कि एक व्यक्ति दोनों की लोगों की जान बचाने के लिए तैयार है, 500 गैस के सिलेंडर पर डे बना सकता है, उसकी तो व्यवस्था नहीं कर रहे और दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए 100 कमरे 5 स्टार में बना देंगे, वहां ले देंगे। दिल्ली के लोग तड़प रहे, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए इस समय एक दिल्ली के लोग सेवा करने को तैयार है, बनाने को तैयार है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए वो एनओसी मांग रहे हैं। कमाल है, दिल्ली सरकार रॉ मटेरियल भी नहीं दे सकती। ये केजरीवाल साहब कुछ रहम करो। अमेरिका में सबसे बड़े साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ये हमले देश की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन की कंपनी कोलोनियन पर किए गए। अमेरिका के पूर्वी तट के राज्यों में डीजल, गैस और जेट ईंधन की 45% सप्लाई इसी पाइपलाइन से होती है। फिलहाल यहां कामकाज बंद हो गया है। सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि हैकर्स ने इस पाइपलाइन की साइबर सिक्योरिटी पर हमला किया था। इस साइबर हमले के बाद 18 राज्यों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि रेंसमेयर हमला डार्कसाइड नाम के एक साइबर अपराधी गिरोह ने किया है और कोलोनियन नेटवर्क में सेंध लगाई और लगभग 100 GB डेटा को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हैकर ने कुछ कंप्यूटरों और सर्वरों पर डेटा को लॉक कर दिया और फिरौती की मांग की।
चीन के अनियंत्रित रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा है। इसने भले ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चीन के ऊपर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बुरी तरह भड़क गया है। नासा ने चीन को चेतावनी देते हुए इस पूरे कारनामे को गैर जिम्मेदार बताया है। नासा ने चीन को चेतावनी देते हुए नियमों को याद दिलाया। उसने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि चीन और सभी अंतरिक्ष यात्री राष्ट्रीय वाणिज्य संस्थाएं अंतरिक्ष में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी और पारदर्शिता से कार्य करें। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ऐसे संकेत बढ़ रहे हैं कि कोविड संक्रमण की ताज़ा लहर से वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं और अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र की मदद के लिए अतिरिक्त उपाय कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमें उम्मीद है कि भारत में महामारी की ताज़ा लहर से 2020 के मुकाबले आर्थिक गतिविधियों को कम नुकसान होगा, भले ही संक्रमण का प्रकोप पहले से अधिक है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए जून में चुनाव की बात चल रही थी, वो फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चुनाव को फिलहाल टालने पर सहमति बनी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहले प्रस्ताव रखा गया था कि 23 जून को नए अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, लेकिन बाद में सभी सदस्यों के बीच सहमति बनी कि जब तक देश में कोरोना महामारी है तब तक कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जाएगा। विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट रही नंदीग्राम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी को बंगाल बीजेपी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से मात दी थी। देश भर में सरकारी स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक के 3500 पदों पर भर्ती की जा रही है। ये भर्ती सरकार की तरफ से निकाली गई है। पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2021 थी, लेकिन अब इसके लिए नए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। वाराणसी के BHU के MP थिएटर ग्राउंड में बना DRDO का 750 बेड का अस्पताल आज से शुरू हो गया है, जिसमें से 250 ICU सुविधाओं से लैस हैं। यहाँ कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन समेत तमाम जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हजरत अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी का रविवार को इंतकाल हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से बदायूं आने लगे। दोपहर तक उनके जनाजे में लाखों लोग इकट्ठा हो गए। जनाजे के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने लॉकडाउन की खुले में धज्जियां उड़ाई। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं लगी या फिर अनदेखी की, जिसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई बिहार के सांसद चिराग पासवान बीमार हो गए हैं। चिराग पासवान ने कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखते ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। चिराग ने जांच कराई है, अभी उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। बिहार के बक्सर में कोरोना के खौफ के चलते बहुत हैरान कर देने वाला मंजर देखने को मिला है, जहां गंगा में तैरती हुई कोविड-19 पीड़ितों के लगभग 40 शव एक घाट पर ढेर हो गए हैं। कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। दूसरी ओर बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाट पर लाशें तैरती देखी गई है। इस बीच शवों की बरामदगी को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच दोषपूर्ण खेल शुरू हो गया है। बिहार के बक्सर जिला प्रशासन ने कहा है कि शव पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के हैं, जिनको गंगा नदी को बहा दिया और वहां घाट पर ढेर हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली संसद के निचले सदन में विश्वास मत हार गए हैं। ओली को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी। पुष्पकमल दहल, प्रचंड, नीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केंद्र द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद ओली की सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद उन्हें निचले सदन में बहुमत साबित करना था। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।